मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। मैं आज यहाँ जिस टॉपिक पर बच्चों से चर्चा करने आई हूँ वह एमए सेम 4 पेपर 13 के स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ मैं इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में बात करने आई हूँ। अब प्रश्न उठता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है तथा इसकी प्रकृति और आधार क्या है। राष्ट्र के अंतर्गत शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा मनुष्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिनके अभाव में समाज में अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। व्यक्ति और समाज का संबंध निश्चित करने वाले ये नियम राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें राज्य के कानून कहा जाता है। इसी प्रकार राज्यों के बाहरी व्यवहार को नियमित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के व्यवहार को नियमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की शक्ति पर अंकुश लगाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति व्यवस्था और स्थिरता उत्पन्न करते हैं। ये कानून अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के व्यवहार के लिए एक कानूनी व्यवस्था प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म भी मुख्यतः इसलिए हुआ है कि राज्यों ने यह अनुभव किया कि वे एकांत में नहीं रह सकते और उनके अस्तित्व की सुरक्षा इन कानूनों को अपनाकर ही की जा सकती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ का सवाल है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द को सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में सर जेरम बेंथम ने प्रयुक्त किया। इसका अर्थ स्वतः यह नहीं लगा लेना चाहिए कि इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, जिनके आधार पर एक दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करता था। वास्तव में जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी से मानव एक दूसरे पर आश्रित रहा है। एक दूसरे को सहयोग की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार को, गांव को, समाज को व राज्य को होती है। आज जिस रूप में समाज या राज्य विद्यमान है उसमें एक राज्य दूसरे राज्य से परस्पर संबंधों में कुछ विशेष नियमों व कानूनों से बंधा हुआ है। चाहे इस रूप में वे पहले न हो, परंतु यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि उस समय उसके पारस्परिक संबंधों में कुछ नियम अवश्य विद्यमान रहे होंगे। यह तो स्वीकार करना होगा कि प्राचीन युग में ऐसी परिस्थितियां अवश्य थीं कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सके, जिसका मुख्य कारण यातायात के साधनों का अभाव था। वे राष्ट्र अपने आप पर स्वयं निर्भर थे, परंतु फिर भी कुछ ऐसे कानून अवश्य विद्यमान थे जिनसे वे आपसी संबंध जहां तक भी हो सकता था स्थापित करते थे। जैसे जैसे विज्ञान द्वारा यातायात के साधनों का विकास हो गया, आपसी संबंध स्थापित करने की इच्छा बलवती होती गई और एक राष्ट्र का संबंध दूसरे राष्ट्र से स्थापित होना आरंभ हो गया। व्यापार आदि के रूप में आपसी संबंध स्थापित किए गए, जिनके लिए आपस में कुछ नियम व कानून निर्धारित किए गए, जिनके फलस्वरूप पारस्परिक संबंध और आपसी दृढ़ हुए तथा युद्ध संधियां अथवा राजनीतिक नियमों का निर्धारण किया गया। इसका आशय केवल एक ही है कि मानव में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्व पहले से ही मौजूद थे। इसके लिए चीन, हिंद, बेबीलोन आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। A.V.W. थॉमसन के इस वाक्य से इस बात को और अधिक बल मिलता है कि प्राचीन काल में भी ग्रीक, भूमध्य, हिंदू व चीनी अंतर्राष्ट्रीय कानून विद्यमान थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे ओपेनहीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून उन परंपरागत नियमों का समूह है जो राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी आदान प्रदान में वैधानिक रूप से बाध्यकारी समझे जाते हैं। दूसरा, केल्सन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधियों का एक समूह है जिससे राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। इसी तरह से प्रसिद्ध विद्वान लॉरेंस ने भी कहा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि वे विधियां हैं जो सभ्य राष्ट्रों में जाति व समुदाय के आचरण को उनके पारस्परिक व्यवहार में मर्यादित करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है अथवा नहीं।
इस संदर्भ में भी विधि शास्त्रियों का आपस में काफ़ी मतभेद है। इस विषय में विधि शास्त्रियों के दो मुख्य गुट हैं। एक गुट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि नहीं है तथा दूसरे गुट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है। अब हम दोनों गुटों का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। पहला गुट, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है के पक्ष में मत तथा उसका विश्लेषण। विधि शास्त्री हॉब्स, प्यूफेनडॉर्फ एवं ऑस्टिन के अनुसार विधि एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश है जो कि एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू करवाया जाता है। लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन इन्फोर्स्ड बाय ए सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी। ऑस्टिन के अनुसार विधि एक आदेश है जो राजनीतिक ज्येष्ठ सत्ता द्वारा राजनीतिक अवरों को दिया जाता है तथा लागू करवाया जाता है। ऑस्टिन के अनुसार विधि के पालन में अनुशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोग विधि का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है कि पालन न करने पर अथवा विधि का उल्लंघन करने पर ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा उन्हें पालन करने पर विवश किया जा सकता है तथा सजा भी दी जा सकती है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति से नटखट तथा हिंसक है तथा समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सामान्य शक्ति की आवश्यकता होती है जो लोगों में भय उत्पन्न कर सके। अतः वे विधि शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि नहीं मानते हैं, विधि को एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश मानते हैं तथा जिसको एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा मनवाया जा सकता है। इस मत के विधि शास्त्रियों में हॉलैंड, जर्मी, बेंथम आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये विधि शास्त्री अपने मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। नंबर 1, राज्य विधि में एक ऐसी राजनीतिक सत्ता होती है जो कि नागरिकों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अभाव है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधायिनी संस्था का भी अभाव है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्री का अभाव है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक ऐसी कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा संधियों के प्रावधानों को कार्यान्वित करा सके। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक सक्षम न्यायपालिका का भी अभाव है। नंबर 6, कुछ विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि सदृश मानते हैं। उपर्युक्त विचार की अनेक आलोचनाएं भी हुई हैं तथा कहा गया है कि यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसका आधार शब्द विधि की यह परिभाषा है कि विधि प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश है जो ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा मनवाया जाता है तथा विधि के पालन में सदैव भय निहित होता है। विधि की यह परिभाषा बड़ी ही संकुचित है। ओपेनहाइम के शब्दों में यह परिभाषा उचित नहीं है। इसमें राज्य विधि का वह भाग नहीं शामिल है जो अलिखित तथा प्रथा विधि कहलाती है। वास्तव में ऐसा कोई समुदाय, कोई राज्य नहीं है जो केवल लिखित विधि पर आधारित रह सके। प्रोफेसर हार्ट ने भी ऑस्टिन की विधि की परिभाषा की आलोचना की है तथा कहा है कि यह परिभाषा केवल दंड विधि के लिए उपयुक्त है। प्रोफेसर ब्राइले ने भी ऑस्टिन की विधि की धारणा की आलोचना की है। ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा प्रथा संबंधी विधि की वैधता को स्पष्ट नहीं कर पाती। प्रथा संबंधी विधि की कोई प्रभुत्व संपन्न शासक नहीं बनाता है। यदि ऑस्टिन की परिभाषा को सही मान लिया जाए तो इंग्लैंड की विधि का एक बहुत बड़ा भाग जो कॉमन लॉ के रूप में है विधि नहीं कहलाएगा। अतः यह परिभाषा बड़ी ही संकीर्ण तथा अनुपयुक्त है। दूसरा गुट, अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है, अधिकतर विधि शास्त्री इस मत को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। जहां तक विधि के पीछे भय या भौतिक बल की बात है, यह कहा जा सकता है कि यह विधि का आवश्यक तत्व नहीं है, परंतु यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि भय या अनुशास्त्री विधि का आवश्यक तत्व है, कुछ हद तक राष्ट्र संघ में इसका प्रावधान था और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में उल्लंघनों को रोकने के लिए भौतिक बल के प्रयोग तथा अनुशास्त्रियों से संबंधित प्रावधान हैं। संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अनुशास्त्रियां हैं। स्टार्क ने ऑस्टिन की विधि की धारणा की आलोचना की है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के वास्तव में विधि होने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है।
स्टार्क ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, आधुनिक ऐतिहासिक विधि शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहुत से समुदायों में बिना औपचारिक विधायिनी शक्ति के एक विधि की प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार की विधि राज्य की सच्ची विधायिनी शक्ति द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न नहीं है। नंबर 2, ऑस्टिन के विचार चाहे उसके समय में उपयुक्त रहे हों परंतु अब उचित नहीं हैं। विधि निर्माण करने वाली संधियों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधायिनी भी अब कुछ हद तक मौजूद है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नीति संहिता नहीं समझती हैं। तथा नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि की सच्चे रूप में वैधानिकता पर आधारित है। इसी प्रकार प्रोफेसर ओपेनहाइम ने भी निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। ए, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है क्योंकि अभ्यास में इसे निरंतर विधि की मान्यता प्रदान की जाती है तथा राज्यों का भी यह मत है कि न केवल नैतिक रूप से बल्कि विधि के रूप में भी वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने के लिए बाध्य है। बी, राज्य जब अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन भी करते हैं तो इसके अस्तित्व से इनकार नहीं करते हैं बल्कि वह इसका इस प्रकार निर्वचन करते हैं जिससे कि वह अपने आचरण के औचित्य को सिद्ध कर सके। अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि मानने वाले विधि शास्त्रियों के तर्कों को संक्षेप में हम निम्नलिखित तरीकों से समझ सकते हैं। ए, शब्द विधि को प्रभुसत्ता वाले अधिकारों द्वारा बनाए गए आचरण संबंधी नियमों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सर हेनरी मेन, जिन्होंने ऐतिहासिक विधि शास्त्र में शोध कार्य किया, यह सिद्ध कर दिया है कि उन समुदायों में भी विधि थी जिनमें कि कोई प्रभुसत्ता संपन्न अधिकारी नहीं था। बी, आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिकतर विधि निर्माण करने वाली संधियों के नियम हैं, जैसे जेनेवा और हेग अभिसमय। यह नियम ज्येष्ठ प्रभु संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा नहीं बनाए गए हैं, फिर भी ये बंधनकारी हैं। सी, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अस्तित्व से इनकार नहीं करते हैं बल्कि वह इसकी इस प्रकार व्याख्या करते हैं जिससे कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई का औचित्य सिद्ध हो सके। नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अभिसमयों में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना गया है। ई, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के सच्चे अर्थों में विधि होने पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में राज्यों ने यह निश्चय किया है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं जिनसे संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के दूसरे स्रोतों से उत्पन्न उत्तरदायित्वों को राज्य भली भांति निभाए। एफ, जहां तक विधि में भय निहित होने का प्रश्न है उसका अंतर्राष्ट्रीय विधि में सर्वथा अभाव नहीं है। जी, यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का बहुधा उल्लंघन होता रहता है परंतु उल्लंघन होने का अर्थ यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। उल्लंघन तो राज्य विधि के भी होते रहते हैं। विधि के उल्लंघन होने का कारण विधि लागू करने की मशीनरी का दुर्बल होना होता है। एच, यह सत्य है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति तथा अधिकारिता राज्य के न्यायालयों के समकक्ष नहीं है परंतु कुछ परिस्थितियों में राज्यों को उसके निर्णय मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 59 के अनुसार न्यायालय के निर्णय किसी वाद के पक्षकारों पर बंधनकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पक्षकार न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्षकार सुरक्षा परिषद से उस विषय में प्रार्थना कर सकता है तथा सुरक्षा परिषद अपने निर्णय द्वारा ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि न्यायालय के निर्णय को मनवाया जा सके। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है। उदाहरण के लिए खाड़ी युद्ध 1991 तथा लीबिया के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने न केवल अनुशास्त्रियों की घोषणा की बल्कि उन्हें लागू करके यह सिद्ध कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रियां हैं तथा उन्हें लागू किया जा सकता है। अब जहां तक आलोचना तथा निष्कर्ष की बात करें तो उपरोक्त तथ्यों के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि के समकक्ष नहीं है। राज्य विधि के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय विधि
एक विकेंद्रीय राजनीतिक प्रणाली में क्रियाशील होती है। यह भी स्पष्ट है कि इसको मनवाने वाली शक्ति अनुपयुक्त है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के प्रयोग को दूर करने में असफल रही है। स्टार्क ने भी यह मत प्रकट किया है कि आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधायिनी संस्था, जो कि मुख्यतः विधि निर्माण करने वाली संधियों द्वारा कार्य करती है, राज्य विधायिनी संस्था की कार्य क्षमता के समकक्ष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक रूप में विधि है, परंतु राज्य विधि के मुकाबले में यह दुर्बल विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की राज्य विधि से तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि यह राज्य विधि से भिन्न एक पूर्णतया विकेंद्रीय प्रणाली में लागू होती है। अतः उचित यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को उस विकेंद्रीय प्रणाली तथा परिस्थितियों के संदर्भ में तथा परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जिनमें यह काम करती है। अंततः वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि उतनी ही प्रबल तथा प्रभावशाली है जितनी उस प्रणाली तथा उन परिस्थितियों में हो सकती है जिनमें यह कार्यरत है। अभी हमने अपनी इस चर्चा के दौरान बच्चों को यह समझाने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा विधि क्या है तथा इसकी प्रकृति क्या है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें सबको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।